सभी बंधुओं को नमस्कार, पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। आज हमारे आवास के ऊपर उकलाना भाई जयप्रकाश जी का कोई जैसे कि आजकल चुनाव है, उनका दौरा चल रहा था, तो क्योंकि वो मेरे पुराने मित्र हैं, बहुत हमारा 25 साल से संबंध है कम से कम। तो उकलाना में आ रहे थे, तो मेरे मकान के आगे से जा रहे थे, तो मेरा चाय पान का और कार्यक्रम रखना स्वाभाविक ही था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई भाई साहब यहाँ चाय पी के जाना। इस नाते वो आए और सभी बंधुओं को मैंने बुलाया, तो सभी बंधुओं को उत्साह बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो काफ़ी लोगों ने कांग्रेस पार्टी भी आज ज्वाइन की है और बहुत अच्छा कार्यक्रम। आप सब लोगों ने मेरे को बड़ा सहयोग किया। जिन लोगों को सूचना दी थी उनसे वो सभी लोग यहाँ पर 100% हाजिर हो गए जलपानी के कार्यक्रम पर, और मैं आतिथ्य सत्कार करके बड़े अपने आप को बड़ा अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ कि लोगों ने मेरे को बड़ा आशीर्वाद दिया। एक बहुत दिनों से बात चल रही है कि ब्राह्मण समाज ने बीजेपी का समर्थन किया हुआ है। ऐसे है कि ब्राह्मण समाज नाम की तो कोई संस्था है नहीं, और समाज है सारा एक ही हिंदू समाज, मतलब हिंदुस्तानी समाज के लोग, उसमें सब धर्म के लोग भी आ जाते हैं। मतलब जातिगत संगठन बने हुए हैं। ब्राह्मण जाति के अंदर भी कम से कम 50 तरह के संगठन है। तो कौन से समाज किसने दे दिया अपना ब्राह्मण समाज का नाम लेकर के अलग अलग कोई संगठन है, और जब भी संगठन है वो अपना किसी का भी समर्थन देते हैं। ब्राह्मण समाज ने किसी भी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का, समाज कोई भी कभी संगठन ऐसे समाज कभी समाज का संगठन समर्थन ना करता, ना विरोध करता है। समाज के नाते सारे एक हैं, तो ऐसे किसी ने भी कोई समर्थन मैं तो समझता नहीं कि किसी ने किया है, क्योंकि वो समाज के हम भी अंग, हमें तो किसी ने पूछा नहीं और हमने कोई समर्थन किया नहीं। सर, बीजेपी विकसित भारत की बात करती है, आपको क्या लगता है? बीजेपी 14 के अंदर, मैं खुद बीजेपी के समर्थक में ही रहा हूं आज तक भी। 14 में आपको ध्यान होगा जिस नारे पर सत्ता के अंदर आए थे कि सबसे बड़ा मुद्दा था काला धन, और यहां तक कहते थे कि भी एक आदमी के हिस्से में 15 लाख रुपए आ जाते हैं, इतना काला धन है। मोदी जी ने खुद वचनबद्धता इसके लिए जाहिर की थी कि मैं काला धन का एक एक पैसा ला कर दूंगा और उसका सारे विकास के अंदर इस्तेमाल होगा। आज 10 साल बाद भी उन्होंने इस बात का जवाब भी नहीं दिया कि भाई कितने पैसे हम लेकर आए काला धन। काला धन को रोकने के लिए फिर उन्होंने एक हथकंडा और अपनाया, एक सोचा था, हथकंडा ही कह सकता हूं मैं, जो कि प्रधानमंत्री पद के लायक बात नहीं थी, परंतु हमने उसको भी सहन किया। नोटबंदी, उस नोटबंदी के आज तक भी एक लाभ नहीं बताया, कितना काला धन उससे वापस आया ये भी नहीं बताया गया। उस नोटबंदी के नुकसान प्रत्यक्ष हम बैठे हैं, मेरे को भी बड़ा प्रत्यक्ष स्वयं नुकसान हो चुका है नोटबंदी का, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। उनके पैसे, क्योंकि नगद पैसे थे और वही अकाउंट में सारे पहले रखते नहीं थे लोग, वो पैसे एकदम अब कहाँ गए किसी के समझ में नहीं आता। नोटबंदी की तो डायरेक्ट नुकसान है। मैंने हकीकत ये बताता हूँ कि मैंने मेरी जमीन बेची थी राजस्थान में से, और वो पैसे मैंने गलती क्या करी कि वो नकद दे दिए किसी मित्र को। उस समय तो ऐसा सिस्टम था नहीं भी आप सारा कैसे, उसने चेक से काम है, गलती कर गया। परंतु जब नोटबंदी लागू हुई तो वापिस देते हो तो वो बोला जी मेरे पास है, तो पैसे पता नहीं कहीं गए। तो मेरे पैसे वापस आने में मेरे को, मतलब मेरे पैसे आज तक पूरे नहीं आए, एक नंबर के पैसे थे, गए कहाँ। तो अब बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। नहीं, दावा तो वो तो देखो पॉलिटिकल पार्टी है, सभी करती हैं, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, इनेलो भी कहती है हम 10 की 10 जीतेंगे, जसपा भी कहती है। दावा करने का तो उनका काम है, वो करें। बाकी किया क्या ये बताओ। ये मैंने कुछ बातें बताई, भाई नोटबंदी का एक भी फायदा नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन लगाया, सबसे बड़ा तो हमारी स्वतंत्रता आनंद करी, कितने लोग उसमें मारे गए। लॉकडाउन का एक भी फायदा बता दो। जीएसटी लागू करी थी, इससे व्यापारी रगड़ दिए। फिर 3 किसानों के कानून तो थे, उसकी लड़ाई तो हम तो बिना किसी पॉलिटिकल उस चीज के ड्रामा किए दिल्ली तक मैं जाता रहा हूँ। हम दोनों भाई बहुत अच्छी तरह गए, बिना 8 नंबर किए हुए, नंबर बनाए हुए।
हमने उस समय जब कानून बन रहे थे उस समय भी रिक्वेस्ट की थी कि कानून की जल्दी मत करो, कानून हो सकता है आपके अच्छे हो, पर तू सबसे चर्चा करके, किसानों से चर्चा करके, विपक्ष से करके, सर्वसम्मति से और कानून बनाओ। पर तू नहीं, पता नहीं क्या उसमें था, क्या दबाव। अब इसका मतलब तो सच्चा है कि पूंजीपतियों को दबाव में बनाए गए थे कानून, और फिर इतने बढ़िया थे तो मेरे वापिस क्यों लिए? इतने लोगों को मरवा करके, इतने लोगों को वहां पर, चलो मैं नहीं कहता भी गोली से मरवाए, पर तो जो संघर्ष में गए हैं, वो चाहे एक्सीडेंट से मरे या वो बीमारी से मरे, तनाव से मरे, मरे तो उसी नाते, खाते में तो उसी में आता है ना जी। तो मतलब इतने, ये 10 सालों में इतने जो ये ऐसे, इनको हम तो कुकर्मी कह सकते। तो बीजेपी सीट जीतने की किस मुंह पर बात कर रही है और किस आधार पर ब्राह्मण समाज का समर्थन की बात करी? आपने ब्राह्मण समाज की बात करी, एक तरफ तो वो आदमी है यहाँ हिसार में कि जो ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करता है, और एक तरफ ऐसा कैंडिडेट है जो ब्राह्मणों को उग्रवादी, दंगे फसाद करने वाला कहता है। मैं किधर लगना चाहिए मेरे को, आप सब बताइए। जो मेरे समाज को उग्रवादी कहे, जो मेरे समाज के खिलाफ चले, उसकी तरफ लगूं, या जो मेरे से आशीर्वाद लेकर जाए उसको आशीर्वाद दूं? ब्राह्मण का काम आशीर्वाद देना है। वैसे तो मैं अपने आप को ब्राह्मण उस रूप में नहीं मानता, पंथाई रूप, मैं तो सबको ही बढ़िया, सारे समाज को आगे लेके चलने वाला व्यक्ति। परंतु जब ब्राह्मण के नाते मेरे से आशीर्वाद कोई लेने आएगा सच्चे मन से, तो आशीर्वाद मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरा धर्म बनता है कि नहीं बनता? एक तो गाड़ी निकालने वाला, एक तरफ। इसलिए मैं बात जयप्रकाश का समर्थन इसलिए किया, मेरे 25 साल के संबंध, और मेरे से आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान की बात, और ये विजयी होगा, 100% विजयी होगा। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति क्या कहती? सबसे पहले भाई अनूप जी, मैं आपका, भाई नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जन की आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज का कार्यक्रम चुनावी माहौल, ये चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में बहुजन महापंचायत हमारा एक संगठन है, और बहुजन महापंचायत के नाते हमने ये देखा कि जो आज आक्रोश पूरे देश में हो रहा है, पिछला चुनाव भी आप लोगों ने देखा होगा, किसी से पूछोगे आप वोट किसको देंगे, सब कह रहे थे मोदी। और अब की बार किसी से पूछोगे वोट किसको दोगे, वो कहते हैं मोदी के खिलाफ, जो भी मुकाबले में होगा उसी को वोट देंगे। तो ऐसा मोदी ने इन 5 सालों में क्या किया? जहां एक तरफ तो लोग दिल से उनको सिर के ऊपर बिठा रहे थे, और अब एकदम से इन 5 सालों में ही लोगों के दिल से इतना उतर गया है कि यहाँ तक लोग कहने लग गए कि अगर मोदी के हाथ में दोबारा देश की बागडोर आ जाएगी तो ये देश तो दोबारा से गुलाम हो सकता है। चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सबके अंदर एक भय का वातावरण बना हुआ है। चाहे कोई पार्टी का बड़ा नेता हो, सबके घरों में ईडी, सबको परेशान करना और भय के तौर पर अपनी पार्टी में शामिल करना, और केवल शामिल नहीं, 1 घंटे के बाद उनको टिकट दे देना, उनका बुरा हाल करवा दिया गया है। हालांकि वो आकर के राजी नहीं थे, बीजेपी से चुनाव लड़कर राजी नहीं थे, उनकी गाड़ियां तुड़वाना, इसलिए कि वो पार्टियां भी बदनाम हो जाए और कोई पार्टी बचे ही ना। आज मैं हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक को ये कहना चाहता हूं कि ये भय का जो माहौल है, इससे लोकतंत्र का खात्मा होता है, और भय का माहौल पैदा करके हम किसी को जीत नहीं सकते। हम प्यार से तो किसी को भी जीत सकते हैं, लेकिन भय, ये बड़ी गलत बातें हैं। इस बात को सोच करके मैं अध्यात्मवाद में थोड़ा जुड़ा हुआ था, और मैं नहीं चाहता था कि राजनीति में किसी का पक्ष या विपक्ष में मैं खड़ा हूं। लेकिन जो मैंने गुरु रविदास महाराज जी के जीवन से प्रेरणा ली है, उनका गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं तीह ठाऊं। यानी कि ऐसा संकल्प संतों ने लिया कि जहां पर बेगमपुरा, जहां कोई गम ना हो, और हम ऐसे भय के माहौल में जी रहे हैं। इसलिए मैं तो एक अध्यात्मवाद से प्रेरणा लेकर
और ये सोचा है कि लड़ने वाला व्यक्ति जो भयभीत कभी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मैं हरियाणा प्रदेश में देखता हूं। तो मैं जयप्रकाश के रूप में ऐसे नेतृत्व को देखता हूं जो कभी चौधरी देवीलाल के साथ रहे, और जब नीतियां गलत हुई तो उन्होंने चौधरी देवीलाल की परवाह नहीं की, उन्होंने बगावत की। फिर वो चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहे। जब नीतियों की बात थी तो उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, हरियाणा में सरकार भी बनवाई। और फिर जब नशा मुक्ति अभियान के अंदर जयप्रकाश जी पूर्ण विरोध कर रहे थे कि नशा होना नहीं चाहिए, शराब कहीं से आनी नहीं चाहिए, कुछ इस प्रकार के मुद्दे हुए, तो उन्होंने चौधरी बंसीलाल की परवाह ना करते हुए एक बहुत ही खुले मन से हरियाणा प्रदेश की जनता को बचाने के लिए आंदोलन किया। और जब 1998 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब मैंने बहुजन महापंचायत का गठन किया था। उस वक्त मैंने जयप्रकाश जी का सहयोग किया 1998 में। उसके बाद 2004 में जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ, इस व्यक्ति की ये खूबी है कि 2004 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मैंने इसका खूब विरोध किया, क्योंकि मैंने तो बीजेपी का समर्थन करना था। इस व्यक्ति ने कभी भी ये गिला शिकवा नहीं किया कि ये मेरे पक्ष में है या विपक्ष में है। ये खूबी मैं केवल जयप्रकाश में देखता हूँ। वो कभी पार्टियों के इस प्रकार की बात नहीं देखते, वो सबको अपना ही मानते हैं, चाहे कोई उनके साथ हो चाहे उनके खिलाफ हो। ये खूबियों को देखते हुए फिर मैंने ये निर्णय किया है कि आज इस भय के माहौल को खत्म करने के लिए, एक भय मुक्त समाज को बनाने के लिए ऐसे नेतृत्व को हमने उभारना चाहिए। और मैं आप सबसे भी ये एक अपील करूंगा, आप मीडिया के बंधु हैं, आप बहुत ही जागरूक साथी हैं, ऐसे भय के माहौल से ऊपर उठें। आज पूरे देश का मीडिया जो बिका हुआ है, आपका कितना विराट हृदय है कि फिर भी आप मेरे जैसे व्यक्ति की ये बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको नतमस्तक होते हुए, प्रणाम करते हुए आपसे विनती कर रहा हूं कि आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए। और हिसार लोकसभा से भाई जयप्रकाश जी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे और हरियाणा के अंदर परिवर्तन आएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता भय मुक्त होकर के, और ये हरियाणा की जनता तो भय में है ही नहीं, पूरा देश भयभीत है, उसके बावजूद हरियाणा की जनता आज बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहे हैं। और फिर उन जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई। सुख, मेरे ख्याल से उस बच्चे का नाम क्या था जो बॉर्डर पे, शुभकर्ण जी हमारा युवा बच्चा, उसको गोली से मार दिया। अब उन किसानों की गलती क्या थी? वो तो दिल्ली ही तो जा रहे थे। आज किसान विरोध करते हैं, थोड़ा बहुत विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, पुलिस वाले उनको भड़का रहे हैं और उनको भड़का करके जानबूझ करके वो टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, ताकि किसानों को बदनाम करने की ये नाकाम कोशिश है। ये कोशिशें सारी की सारी सरकार की, आपको लगता है, फेल होती जा रही है। जिस प्रकार से 1-2 दिन पहले प्रकरण चला, बड़े लेवल पर जयप्रकाश का नाम जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हिसार लोकसभा की जनता ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि जो व्यक्ति अग्रणी होकर के लड़ता है उसी को बदनाम करने की कोशिश होती है। लेकिन हम इन बहकावों में आने वाले नहीं हैं। ये हिसार लोकसभा की जनता का एक बहुत बड़ा विश्वास है। और मैं आपको बड़ी बात एक और बताना चाहता हूं। कल हम सब लोग कलिंगा गांव में थे। कलिंगा गांव में वहां ब्राह्मण समाज की बड़ी संख्या में वोट है और पूरे हरियाणा के अंदर पंडित नेकी राम शर्मा जी जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके सगे पोते ने डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज जी का बड़ा प्रोग्राम किया और भाई जयप्रकाश जेपी साहब का पूरा ब्राह्मण समाज की तरफ से गांव कलंगा के अंदर समर्थन हुआ। इस बात को जो बड़े चैनल है वो नहीं दिखा पाएंगे। आप जैसे मित्र जो है इन बातों को भी दिखाएं कि आज पूरा अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज आज पूरी तरह से भाई जयप्रकाश जेपी के साथ है।
पूरा किसान वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति का हो। सर नरसिंह जी, जब ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है उससे लोकतंत्र और संविधान खतरे में माना जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है, आप इस पे क्या इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस पर यह बात कहना चाहता हूं कि 2004 में मैं बीजेपी में ये बात सोचकर शामिल हुआ था। माननीय स्वर्गीय राम प्यारे पांडे जी से जब मैं मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे त्यागी पुरुष से मैं मिला हूं, और मुझे पता था कि पढ़े लिखे लोग बीजेपी में आएंगे तो ये कैडराइज पार्टी है, उस व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब मैंने बीजेपी को और आगे देखा, आपका जो प्रश्न है उसका मैं ये जवाब दे रहा हूं कि टोटे का चुनाव एक एक आदमी को मैंने इकट्ठा करके बीजेपी के साथ जोड़ा। 2009 में जो 2014 में मंत्री बने, उनसे ज्यादा वोट मैंने 2009 में लिए। कुछ ऐसी सीटें थी। फिर क्या कारण था 2014 में मेरी टिकट को काटना, फिर 2019 में भी ना देना? तो ये क्या है कि दलित समाज के जुझारू नेताओं का अपमान किया जाए। मैं इस कड़ी में आपको बताऊं, अशोक तंवर एक जुझारू नेता है, उसको ईडी का पता नहीं क्या क्या डर दिखा करके जबरदस्ती टिकट दे दी और किसानों से विरोध करवाने के लिए उसका जुझारूपन खत्म हो गया। अब हम तो टाइम से संभल गए, क्योंकि हम मान्यवर साहब कांशीराम जी के अनुयायी थे। हमें पता था कि हमने समाज को अपना योगदान देना है, इसलिए हम इन बातों में भ्रमित ना होकर के, और जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की जन आशीर्वाद यात्रा चली, मैं आपकी प्रश्न पर आ रहा हूं, उन्होंने कहा था कि अब की बार 75 पार। मैं ये बात कह रहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो 15 सीट कौन सी है जो हम हार जाएंगे, वो भी मुझे नजर नहीं आती थी। अगर माननीय मनोहर लाल जी जन आशीर्वाद यात्रा ना निकालते तो 75 तो क्या 90 की 90 सीटें भी हम जीत सकते थे। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा ने ऐसी लोगों का अपमानित किया कि वो 40 पर आकर के खड़े हो गए। इसी प्रकार से जो 400 पार का नारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी महिलाओं का अपमान करते हैं मंगलसूत्र के नाम से, कभी गरीबों का अपमान करते हैं साइकिल के नाम से, कभी किसान का अपमान करते हैं भैंस के नाम से। ऐसा कौन सा किसान है आज तक जिसकी एक भैंस को दूसरा कोई आदमी किसी सरकार में लेके गया हो? भारत तो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें विभिन्न पार्टियां और विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, प्रदेशों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं। तो आज तक किसी की भैंस कोई पार्टी ले गई हो तो आप बताओ, किसी महिला का मंगलसूत्र ले गई हो तो बताओ। तो ये मैं इस बात को माननीय मनोहर लाल जी की जन आशीर्वाद यात्रा के साथ जोड़ता हूं। जिस प्रकार से 75 पार 40 पर आ गई, ऐसे ही 400 पार का जो नारा है, मुझे नहीं लगता कि ये 150 से पार हो पाएंगे।